Respected sir, with your kind permission, I raise to lay the papers listed against my name at serial number 6 in today's revised list of business. आइटम नंबर 7 श्री सतीश चंद्र दुबे जी। महोदय, आपकी अनुमति से कि कार्य सूची में मेरे सहयोगी माननीय कोटम साहू जी, राज्य मंत्री आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के नाम के सम्मुख कर्म संख्या 7 पर उल्लेखित कागजातों को सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 8 श्री मुरलीधर मजूर जी। माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्य सूची में नंबर संख्या 8 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित कागजात सदन के पटल पर रखता हूँ। प्लीज आप लोग बैठिए, सदन चलाने में आप मदद कीजिए। प्लीज आप लोग बैठिए, सदन आप चलाना चाहते हैं? आप सदन नहीं चलाना चाहते हैं? सदन नहीं चलाना चाहते हैं आप? सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सरकार के संज्ञान में, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है और प्रश्नकाल के महत्वपूर्ण समय में मतदाताओं की चिंताएं, उनकी समस्याएं, उनकी कठिनाइयों को हम उठाने का प्रयास करते हैं और सरकार जवाब देती है। बहुत कठिनाई से क्वेश्चन लगते हैं, आप उनको बोलने दें कीर्ति आजाद जी को। मंत्री जी, प्रश्न संख्या 41। माननीय मंत्री जी, सर, द आंसर हैज बीन प्लेस्ड ऑन द टेबल ऑफ द हाउस। ठीक है। तो ये हम देख रहे थे किस तरह से संसद में, लोकसभा में जो अमेरिका से भारतीयों की वापसी हुई है, जिस तरीके से ये वापसी हुई है उसको लेकर विपक्ष नारेबाजी कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है। दरअसल वो इस मुद्दे पर सरकार से स्पष्टीकरण की मांग कर रहा है कि इतने अमानवीय तरीके से उन भारतीयों को क्यों लाया गया जिनको अमेरिका ने जबरन भारत भेज दिया है और वो गैर कानूनी तरीके से यहां गए थे। और ये सारे सवाल हैं कि गैर कानूनी तरीके से वो पहुंचे क्यों, उनको जिन लोगों ने भेजा, ये जो लोग गए हैं एक बड़ी रकम खर्च करके, जो आने वाले लोग बता रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख रुपए तक खर्च किए हैं वहां जाने के लिए। उन एजेंसियों पर, उन एजेंटों पर कोई कार्रवाई क्या सरकार कर रही है या नहीं कर रही है, यह बताया जाए। तो ये तमाम सवाल है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस अमानवीय तरीके से अमेरिका ने भारत के नागरिकों को भेजा है, सरकार ने उसका कोई संज्ञान क्यों नहीं लिया। एक बार सुनते हैं किस तरह से जिन सदस्यों ने इस पर स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया, कांग्रेस के नेता मणिक्कम टैगोर ने। एक बार गौरव गोगोई को सुनते हैं और गौरव गोगोई ने कहा है कि इस अमानवीय तरीके से जो डिपोर्ट किए गए हैं भारत के लोग, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और सरकार उस पर जवाब दे कि उसने अमेरिका से अपने नागरिकों की इस तरह से वापसी को कैसे स्वीकार कर लिया। सुनते हैं एक बार मणिक्कम टैगोर, कांग्रेस के नेता हैं, क्या कह रहे हैं और क्या, किस बात पर, किन मुद्दों पर वो चर्चा की मांग कर रहे हैं संसद में, लोकसभा में। Reported from United States. Your thoughts? What are the demands which are? It is very painful and humiliating to see Indians being chained and brought back to India. India is we say that thing that we are going to become, we had become more powerful under Modi ji's 56-inch chest. Why that he is so silent when he has not seen the Indians being insulted like this? Why this government is just keeping silent? We have to understand that when every Indian, if there is an attack, we should be very careful that we should react. Government should strongly condemn it.
treating Indians. They may be illegally, they would have been there. That is a different story. They had been cheated. People who had given 1 crore rupees to agents has been cheated. These are all facts. But humiliating them, inhuman behavior is unacceptable. Therefore, we want a statement from the Jaishankar ji, who speaks everything. When opposition speaks, they think that we are insulted India. This is not an insult for India. Mr. Jaishankar must make a statement in Parliament. We will raise it in the Parliament. The Parliamentary Steering Committee report, the ME has said to the panel that they are working on the law for safe migration. This is what the commitment with the ME has. Let it come to the Parliament. Let us, that time we'll take a stand. Last question will of course be तो इस पर जयशंकर, विदेश मंत्री एस जयशंकर हर मुद्दे पर वो बोलते हैं, आखिर इस मुद्दे पर क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? संसद में उनको स्पष्टीकरण देना चाहिए, यही मांग कर रही है विपक्षी दल। मणिक्कम टैगोर यही कह रहे थे। और ये इस अमानवीय पर ये चर्चा पिछले कई दिनों से है कि वहां पर इस तरह से भेजा जा रहा है, वो तस्वीरें आ रही हैं वहां पर जिन लोगों के साथ जो दिख रहा है कि कैसे अमानवीय तरीके से उनको अपराधियों की तरह भेजा जा रहा है। गैर कानूनी तरीके से वो पहुंचे जरूर थे, लेकिन अब तक काफी दिनों से बहुत से लोग वहां पर रह रहे थे, लेकिन सरकार ने उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। और जिस तरह से भेजा गया, उन परिस्थितियों में उन लोगों को आने की मंजूरी सरकार ने कैसे दी, इस पर जवाब चाह रहा है विपक्ष, लेकिन सरकार उस पर खामोश है। हाँ, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब एस जयशंकर डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण में गए थे, उसके बाद वहाँ काफ़ी उनकी जो विदेश मंत्री हैं उनसे बातचीत हुई है और यह कहा गया है कि उसी बातचीत में यह तय हुआ था कि जो अवैध रूप से वहाँ भारतीय रह रहे हैं उनको वापस भेजा जाएगा, और उसको उन्होंने स्वीकार कर लिया था। तो क्या उन्होंने ये भी स्वीकार किया था कि इस तरीके से भारतीय लेके आए जाएंगे कि आप उनको पैरों में बेड़ियां बांधेंगे, हाथों में हथकड़ी लगाएंगे, मुंह उनका बंद कर देंगे? 40 घंटे का सफर बताया गया है। 40 घंटे के अंदर आप एक ही सीट पर हाथ पैर बंधे हुए मुद्रा में किस तरीके से सफर तय किया गया वो लोगों ने? हालत ये थी कि खाना भी उनको जो दिया गया वो हाथ बंधे हुए उन्होंने खाना खाया है। खाना पानी, मतलब सफर में एक बार उनको खाना दिया गया, पानी के लिए वो एक तरीके से गिड़गड़ाते रहे। उनका जो अमेरिका जाना था उसका सपना तो टूटा ही, खैर जो हुआ, लेकिन जो उनकी वापसी हुई है, जितने मतलब एक तरह के अमानवीय तरीके से लेके आया गया है उनको। भाई यदि भारत सरकार ही उनको वापस बुला लेती, जब आपको लेना ही है, जो अमेरिका गए हैं और आपने समझौता कर लिया है कि 18,000 लोग बताए जा रहे हैं कि उनके पास कोई दस्तावेज नहीं जो अमेरिका में भारतीय रह रहे हैं, यदि आप उन 18,000 लोगों को वापस लेंगे और यदि इस तरीके से वापसी यदि हो रही है, तो भाई जाहिर सी बात है ये जो विश्व गुरु की जो छवि बनाकर रखी गई है कि भाई भारत जब बोलता है तो सभी लोग सुनते हैं, लेकिन क्या इस तरीके की सुनवाई हो रही है कि आपके लोगों को बंधक बनाकर एक तरीके से अपराधी को घोषित कर दिया गया उन लोगों को, और उनको आप उस जो विमान उतारा गया। दूसरी बात ये देखिए, आप देखिए कि जब अमेरिका से विमान चलता है तो उसको उतारा कहां जाता है? भाई उसमें सबसे ज्यादा जो लोग थे वो गुजरात के थे, हरियाणा के थे, लेकिन विमान उतारा गया पंजाब में, जहां सरकार बीजेपी की नहीं है। आप उसको गुजरात उतारते ना, आप उसको दिल्ली उतारते, सीधी सी बात, लेकिन आपने उसको अमृतसर उतार दिया बॉर्डर पर जाकर, ताकि उस चीज को जितना ज्यादा छुपाया जा सके। क्योंकि गुजरात उतारा जाता और फिर सबसे बड़ी बात ये होती कि उसमें विमान सबसे ज्यादा गुजराती को ये बताया गया है कि 104 में से 30 के करीब तो उसमें गुजरात के लोग हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस चीज को छुपाने की पूरी कोशिश की जा रही है कि ये बताया तो यह गया है कि भाई गुजरात भारत में सबसे तेजी से विकास कर रहा है, कि जब से नरेंद्र मोदी वहाँ के मुख्यमंत्री बने, उसके बाद 12 साल करीब मुख्यमंत्री रहे हैं, वो उसके बाद प्रधानमंत्री बन गए, तो उनके शासनकाल में गुजरात ने जबरदस्त विकास किया है। तो वो ये कैसे बता दें कि भाई ऐसा विकास हुआ है कि हमारे यहाँ से अवैध रूप से लोग अमेरिका में जाने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो आप लोग अपना देश छोड़कर उनको वहां इतना बेहतर वो समझ रहे हैं कि अपना सारा कुछ बेचकर चले जा रहे हैं, जबकि गुजरात में इतने दिनों से सरकार में है, कई वहां पर नरेंद्र मोदी इतने दिनों तक मुख्यमंत्री रहे, उसको एक मॉडल के रूप में देश भर में पेश किया गया। लेकिन वहां के लोगों की स्थिति यह है कि अपने राज्य को, अपने देश को छोड़ने के लिए वो कितने बेताब है, ये दिखा रहा है। और ये जो अविनाशी 18,000 लोगों की जो बात आ रही है, मैक्सिमम इसमें बहुत सारे लोग गुजरात के हैं, और अभी जो पहली खेप आई है उसमें भी ज्यादातर लोग गुजरात के हैं, जो आप बता रहे हैं। तो ये सारे सवाल ये है कि एक तो जो आपने जो गुजरात मॉडल जिसको बेचा गया पूरे देश की राजनीति में, उस गुजरात मॉडल की पोल तो खुल ही रही है। दूसरे जो एक विश्व गुरु की छवि बनाई गई, उसमें आप प्रोटेस्ट तक दर्ज नहीं करा पा रहे हैं अमेरिका से कि हमारे नागरिकों को इतनी अमानवीयता के साथ, इतनी बेइज्जती के साथ आप कैसे भेज रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आपको विरोध तो दर्ज कराना चाहिए, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया है।
4 तारीख को वहां से जब विमान चला और उसके बाद ही जो फोटोग्राफ्स आए थे, तभी फोटोग्राफ्स दिखाई दे रहे थे कि हाथों में हथकड़ी लगी हुई है, पैरों में बेड़ियां, बिल्कुल धीमे धीमे चल के जिस तरीके से वो एक सैन्य विमान में जा रहे थे, वो यात्री विमान भी नहीं है। मध्यकाल में गुलामों वाली जो तस्वीरें हम लोग देखते हैं, उस तरह की तस्वीरें उनकी दिखाई पड़ रही। हाँ बिल्कुल, गुलामों वाली स्थिति में ही लेके आए गए हैं, क्योंकि आपको अपनी सीट से हिलने डुलने की भी परमिशन नहीं है। तो जाहिर सी बात है, आपके कोई अधिकार नहीं थे भाई। ये तो मानवाधिकार कानून भी कहता है कि यदि कोई कैदी भी है तो उसके भी अधिकार हैं। लेकिन अमेरिका ने जो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार है, उसने तो सीधा सीधा कह दिया कि भाई हमारे लिए अधिकार वगैरह कुछ नहीं है। और आप भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो डोनाल्ड ट्रंप को अपना दोस्त बताते हैं। तो इस तरीके की दोस्ती चल रही है कि भाई आपके वो नागरिक तो भारत का ही है ना। अब किसी दूसरे देश का यदि नागरिक यदि होता तो क्या भारत सरकार उसको इस तरीके से भेजती है? आपने देखा होगा कि अभी कुछ साल पहले जब इटली के 2 नौसैनिक थे, उनकी गोली से एक भारतीय मछुआरे की जान चली गई थी। वो इटली के नौसैनिक भारतीय जेल में भी रहे। आपने क्या उनको इस तरीके से इटली के हवाले किया था? आप तो अपराधी थे, बिल्कुल अपराधी थे। उन्होंने मर्डर किया था, हत्या की थी, और भारतीय सीमा के अंदर हत्या की थी। इंटरनेशनल बॉर्डर में उनको वो हत्या नहीं हुई थी, भारतीय सीमा के अंदर आकर उन्होंने वो हत्या की। और उसके बाद आपने उनको बाकायदा एक विशेष विमान से भेजा, बिल्कुल जैसे कोई एक राष्ट्राध्यक्ष जा रहा हो। और अब जब आपके 104 नागरिक आते हैं तो आप जो बिल्कुल बंधक की तरह, गुलामों की तरह का बर्ताव किया जा रहा है। और जाहिर सी बात है, जब वो इंडिया से गए थे तो उनको खुद भी नहीं पता था कि भाई वो इंडिया से जाते हैं तो अमूमन एजेंट के थ्रू जाते हैं। और जो एजेंट हैं उन्होंने 40 लाख 42 लाख, ये बताया जा रहा है कि किसी से 45 लाख लिए, किसी से 40 लाख रुपए लिए अमेरिका तक पहुंचाने के लिए। तो एजेंट्स के थ्रू वो गए तो उन्हें तो ये लगा कि भाई उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे सब तैयार करके दिए गए हैं। अब उन्हें क्या पता, उन्हें जो दिया गया, जो डॉक्यूमेंट्स दिया है वो फर्जी डॉक्यूमेंट्स है, उसकी अमेरिका में कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जब वो अमेरिका वहां पहुंच गए, 1.5 साल 2 साल 3 साल से वो लोग वहां रह रहे थे। अब अचानक ही डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आते हैं और जिन जिन स्टेटों में अमेरिका में रिपब्लिकन की सरकार होती है, आप ये देखिएगा कि जो 18,000 लोग निकले हैं, वो जो कार्रवाई हो रही है वो सिर्फ उन्हीं स्टेटों में अमेरिका में हो रही है जहां रिपब्लिकन का गवर्नर है, जहां उनकी सत्ता है। जहां डेमोक्रेट सत्ता में, वहां इस तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो अभी तो ये शुरुआत है, अभी 11 स्टेटों का ये मामला निकला है। और जब 18,000 लोग वापस भेजे जाएंगे तो आप सोच लीजिएगा कि अभी तो शायद डोनाल्ड ट्रंप भारत सरकार के पास क्या बिल भी भेज दें और भारत सरकार उसका बिल भी अदा कर रही हो कि भाई हमारे नागरिक गए हैं, आपने भेजे हैं, बिल भी हम आपका पे करके दे रहे हैं। लेकिन क्या इस तरीके से तो अच्छा यही है कि भारत सरकार अपना विमान भेज दे, जितने लोग हों जिनके जो उन्होंने अब हिरासत में ले रखे हैं, उनको भारत सरकार खुद ही ले आए। और ये सबसे बेहतर तरीका तो यही होता और सम्मानजनक तरीका यही होता, दुनिया भर में एक मिसाल भी कायम होती। लेकिन अमेरिका में जिस तरह से अमानवीय तरीके से उनको भेजा गया, अमृतसर के हवाई अड्डे पर लाया गया अमेरिका के विमान में, पूरे रास्ते में 40 घंटे के सफर में जिस तरह से उनको, उन सारे यात्रियों को एक अमानवीय स्थितियों का सामना करना पड़ा, बहुत ही दर्दनाक है और बहुत ही शर्मनाक भी है देश के लिए। और इसी पर चर्चा की मांग कर रहा है विपक्ष, लेकिन सरकार उस पर चर्चा को तैयार नहीं है। इसको लेकर वहां लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी, दोनों सदनों में विपक्ष ने जबरदस्त मांग की है। एक बार सुनते हैं कांग्रेस के नेता गौरव गोगोई इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं और सरकार की खामोशी को लेकर उनके क्या आरोप हैं, क्या कहना है उनका। देखिए, मैं तो अमेरिका सरकार की इस रवैये से बहुत ही दुखी हूं। अमेरिका और भारत के बीच में संबंध अच्छे हैं, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने 100 से ज्यादा भारतीय नागरिकों को एक मिलिट्री प्लेन पर उन पे पैरों और हाथों पर हैंडकफ चेन लगाकर जिस तरीके से भेजा है, पूरी तरीके से अमानवीय है। और मैं तो आश्चर्यचकित हूँ कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री भारतीय नागरिकों के साथ इतना अपमानजनक व्यवहार हुआ है, वो चुप क्यों है, एमईए क्यों चुप है। जहाँ तक हमने देखा है कि कोलंबिया जैसा एक छोटा सा देश, उन्होंने पूरा जोर लगाया अमेरिका की सरकार पर जब उनके नागरिकों को वापस भेजा गया, लेकिन हमारी सरकार चुप। तो मुझे बहुत ये आश्चर्यचकित है। मुझे लगता है कि एमईए प्रधानमंत्री को इस पर अपनी बात रखनी चाहिए। हमें याद है कि जब भी अमेरिका की सरकार इतिहास में एक भारतीय डिप्लोमेट के साथ, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तो एक भारतीय डिप्लोमेट के साथ जब अमेरिका में खराब व्यवहार किया तो उसका हमने बहुत ही सख्त जवाब दिया। लेकिन आज 100 से ज़्यादा भारतीय नागरिकों को, जहां पे लगभग
महिलाओं भी हैं, बच्चों भी हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार हुआ है और प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं। इसीलिए मैं चाहूँगा कि वो स्पष्टता से अपनी बात रखें। तो सरकार से स्पष्टीकरण देने की इस पर मांग हो रही है और ये लगातार सवाल उठ रहे हैं विपक्ष के तमाम नेताओं ने। और अब ये खबर आ रही है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर इस मुद्दे पर आज संसद में बयान देंगे दोपहर 2 बजे। तो ये विपक्ष की जो नाराजगी थी, विपक्ष की मांग है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर सरकार को इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण पहले ही देना चाहिए था। अब 2 बजे वो इस पर क्या जवाब दे रहे हैं? भारत के लोगों की, भारत के नागरिकों की इस तरह से अमानवीय तरीके से वापसी को क्या सरकार ने इजाजत दे रखी है? अमेरिका को अलाउ कर रखा है? सरकार की सहमति से यह हो रहा है? सहमति से उनकी वापसी तो हो रही है, लेकिन क्या इसी अमानवीय तरीके से वापसी होने पर सहमति बनी थी? ये बहुत सारे सवाल हैं। अब देखना है कि एस जयशंकर विदेश मंत्री इस पर क्या जवाब देते हैं। इतने विरोध के बाद, इतने प्रोटेस्ट के बाद, इतने नारेबाजी के बाद संसद में आखिरकार वो बयान देने पर सहमत हुए हैं। अब वो बयान देते क्या है, इस पर ये देखा जाएगा, उस पर भी आपको अपडेट करेंगे। लेकिन जिस तरह से इस पर सरकार की मंशा पर और सरकार की स्थिति पर सवाल उठ रहे हैं, वो बहुत ही हैरान करने वाले। एक बार सुनते हैं शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने इन प्रवासियों की वापसी पर क्या कहा है। उन्होंने भी सरकार पर बहुत ही तल्ख तरीके से टिप्पणी की है और यह कहा है कि सरकार की खामोशी ये बता रही है कि भारत की छवि पूरी दुनिया में किस तरह की बन गई है। Extremely unfortunate is when they were being deported, they were handcuffed and they were made to look like criminals. What was their criminality? And it's a failure of our, I would say, our Prime Minister, our foreign relations with US, for them to be sent out like this. What does it show in a sense that these people have not done any crime in the US? But being handcuffed and sent back is extremely unfortunate. I hope they will take it up strongly with America. That this is not how you treat our Indian citizens. All they went to America was for a better life, better job opportunities and better outcomes. For them to be treated like this was, I think, in bad taste, and I hope that the Prime Minister, the Home Minister as well as the External Affairs Minister takes it up strongly with America and ensures that they come back with dignity. तो सरकार पर सवाल उठा रहे हैं कि वो एक क्रिमिनल्स की तरह से उनके साथ व्यवहार हो रहा है और उनको एक जो एक नागरिक का की उनकी हैसियत है उसके उस तरीके से उनको वापस नहीं भेजा गया है। गैर कानूनी तरीके से, चूंकि वो तो दस्तावेजों के साथ ही गए, उनके साथ ये जो फर्जीवाड़ा हुआ है, उन फर्जीवाड़ा करने वाले लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन जिस तरह से जो पहला जत्था अमेरिका से आया है, उन लोगों का जो अवैध तरीके से वहां पहुंच गए थे, रह रहे थे, उसको लेकर अब सरकार पर जबरदस्त दबाव है कि वो क्या करे। और अभी 18,000 लोग कुल आने हैं, वो भी 18,000 से ज्यादा। ये तो शुरुआती दौर में जो आंकड़े आए हैं कितने लोग हैं वहां पर, उसके बाद ये आंकड़ा और ज्यादा है। इतने लोग भारत आते हैं, वो अपने आप में एक बड़ी समस्या है, लेकिन जिस तरह से उनको भेजा जा रहा है वो बहुत हैरान करने वाली बात है। और विपक्ष की नाराजगी को देखते हुए सरकार सहमत तो हुई है, लेकिन निश्चित तौर पर उसके पास इसका जवाब नहीं होगा कि वापसी तो उस पर सहमति बनी थी, लेकिन क्या इसी तरीके की वापसी की सहमति बनाई गई थी वहां पर अमेरिका के साथ? हाँ बिल्कुल, जो आपने पहली बात तो बताया 18,000 तो वो हैं जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। अवैध रूप से जो भारतीय हैं, जो उनको आइडेंटिफाई किया गया, उनकी संख्या 7.5 लाख है। तो वो बहुत बड़ी संख्या है। और दूसरी बात, जाहिर सी बात है कि भाई भारत सरकार ने जो अमेरिका से बात किया, समझौता किया है कि भाई जो आपके यहाँ अवैध रूप से रह रहे हैं तो आप उनको वापस भेज सकते हैं। तो ये समझौता तो चलो ठीक है, ये तो हर देश इस चीज़ को स्वीकार कर लेगा कि यदि कोई अवैध रूप से हमारे यहाँ से आपके यहाँ चला गया है तो आप उसको वापस भेज दीजिएगा। लेकिन क्या समझौते में ये हुआ था कि आप इस अमानवीय तरीके से वापस भेजेंगे? आज विदेश मंत्री बयान दे रहे हैं संसद में, लेकिन क्या उन्होंने अमेरिका से अभी तक इसको लेकर आपत्ति जताई है? तो सबसे पहले तो आपको अमेरिका से इस चीज पर आपत्ति जतानी चाहिए, उसके बाद आप संसद में बताइएगा कि हमने भाई अमेरिका से इस चीज पर ये बोला है कि भाई आप इस तरीके से, ये अमानवीय तरीके से हमारे नागरिकों को वापस नहीं भेज सकते। वो है तो भारत के नागरिक ही, वो बात अलग है कि वो ठगी का शिकार हुए, जिस एजेंट के थ्रू वो गए उस एजेंट ने उनके साथ में फर्जीवाड़ा कर दिया, तो उसकी सजा उन लोगों को नहीं दी जा सकती। आप उस एजेंट पर कार्रवाई कीजिए, लेकिन अभी तक भारत में इस तरीके की किसी एजेंट पर कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि जो एजेंट होते हैं उनके एक लिंक कहीं ना कहीं सरकार से जुड़े हुए होते हैं। तो उन एजेंटों की जगह आप जो लोग एक तरीके से ठगी का शिकार हुए हैं, जो पीड़ित लोग हैं, आप उन्हीं को परेशान कर रहे हैं।
तो अब 2 बजे वो क्या बयान देंगे ये तो देखा जाएगा। और दूसरी बात ये है कि हमें एक किस्सा ध्यान आता है कि जब शुरुआत में तो सरकार मना कर रही थी कि विदेश नीति का मामला है, लेकिन भाई इससे पहले क्या हुआ नहीं है, करीब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय पर भी जब भारतीय क्रिकेट टीम पर अफ्रीका में बैन लगाया गया था तो पूरे दिन संसद में चर्चा उस पर हुई थी, और सरकार यहाँ चर्चा से भाग रही है। जब क्या वो विदेश नीति का मामला नहीं था? बिल्कुल इतना गंभीर मसला है और हजारों लाखों लोगों की से जुड़ा हुआ मसला है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि मानवाधिकार का मसला है, जिस पर अमेरिका इतनी बड़ी बड़ी दलीलें देता है और अपने को मानवाधिकार का बहुत बड़ा पोषक बताता है। वो अमेरिका हमारे यहाँ के लोगों को, नागरिकों को किस तरीके से, किस अमानवीय तरीके से भेज रहा है, सबसे बड़ी बात तो यह है। बाकी और चीजें उस पर जो होनी है, लेकिन अभी अविनाश ने जो बात कही कि उस पर अमेरिका की इस जो तरीका है, इस पर कोई प्रोटेस्ट नहीं दर्ज कराया है भारत सरकार ने। इसका मतलब ये जो आशंकाएं हैं कि क्या डील इसी तरह की हुई है कि आप जैसे चाहें वैसे भेज दीजिए, तो बहुत सारे सवाल इस पर उठ रहे हैं और सवाल सरकार की तमाम कार्यशैली पर उठ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह कि जिस समय उन भारतीयों को जो अमेरिका में रह रहे थे उनको जिस तरीके से यहां भेजा जा रहा था, उसी समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संगम में डुबकी लगा रहे थे। उनकी खामोशी, विदेश मंत्री की खामोशी, उसके अलावा जिम्मेदार अधिकारियों की खामोशी, ये ऐसे सवाल खड़े कर रही है जैसे सरकार का इन सारी चीजों से कुछ लेना देना ही नहीं। अब देखते हैं कि चर्चा इस पर जो अपना स्टेटमेंट देंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर, विपक्ष के नेताओं को वो कितना मंजूर होता है, उस पर जो सवाल और उठते हैं उस पर वो क्या बताते हैं। लेकिन ये एक बड़ा गंभीर मसला है और अभी तो पहली खेप आई है, अभी तो हजारों लोगों को वापस भेजेगा अमेरिका, उसके बाद फिर सरकार क्या करती है और क्या उसके आगे भी इसी तरह से भेजेगा। क्योंकि बड़े सवाल हैं जो इस समय सरकार के लिए संकट बने हुए हैं और सरकार के ऊपर तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं। हालांकि दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव हुए उसके एग्जिट पोल्स भी आए, लेकिन एग्जिट पोल्स के अलावा जो चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं, परिणाम अभी नहीं आए हैं, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर चाहे अयोध्या की मिल्कीपुर सीट को लेकर हो, उन पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने तो साफ तौर पर कहा है कि चुनाव आयोग जैसी संस्था एक तरह से समाप्त हो गई है, उसको सफेद चादर भेंट कर देनी चाहिए, इस तरह की उन्होंने बात की है। बहुत तल्ख टिप्पणी की है चुनाव आयोग पर, चुनाव आयोग की भूमिका पर बहुत से सवाल उठाए हैं। सुनते हैं एक बार अखिलेश यादव को क्या उन्होंने कहा है चुनाव आयोग के लिए। मिल्कीपुर में जो आरोप लग रहे हैं चुनाव को लेकर, एक सर ये बीजेपी का चुनाव लड़ने का तरीका है। चुनाव आयोग मर गया है, सफेद कपड़ा जो होता है वो हमें भेंट करना पड़ेगा। बहुत तल्ख टिप्पणी, एक संवैधानिक संस्था के लिए इससे ज्यादा जो कहा जाए कि गंभीर टिप्पणी और क्या हो सकती है कि संस्था मर गई है, उसको कफन भेंट किया जाना चाहिए, ये कह रहे हैं अखिलेश यादव। क्यों, आखिर क्या ऐसा क्या हुआ अविनाश जी? लगातार ये पूरी चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठ ही रहे हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इतनी गंभीर टिप्पणी मुझे लगता है कि अभी तक किसी नेता ने नहीं की होगी। हाँ, सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक सीट पर यूपी में चुनाव हो रहा था, सिर्फ एक सीट पर, तो जाहिर सी बात है सभी की नजरों सीट पर टिकी हुई थी और समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार इस तरीके की शिकायतें की जा रही थी कि प्रशासन एक वन साइडेड कार्रवाई कर रहा है। खासतौर पर जो अल्पसंख्यक समुदाय वाला जो एरिया है वहां लोगों को धमकाया जा रहा है कि भैया आप वोट डालने नहीं जाओ। और उसके बाद जब अगले दिन जब इस तरीके से चुनाव होता है, वोटिंग होती है, 100 के करीब शिकायतें समाजवादी पार्टी की तरफ से पूरे दिन भर में की गई, लेकिन किसी भी शिकायत पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। और यदि किसी शिकायत पर संज्ञान कार्रवाई की भी गई तो यह कह दिया गया कि यह शिकायत फर्जी है, हमने जांच की हैगी और इसमें कुछ भी नहीं निकला है। मतलब एक तरीके से आप एक पार्टी को आपने खुली छूट दे दी थी, पूरा प्रशासन एक पार्टी को जिताने के लिए लगा हुआ था। आपको वैसे भी ये जो मिल्कीपुर सीट है इसका चुनाव तो होना था, पहले ही होना था, जब बाकी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ था तो उसी समय इसका चुनाव महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के साथ में ही था। लेकिन इस एक सीट पर, क्योंकि अयोध्या से जुड़ी हुई सीट थी और ये सीट बीजेपी की नाक का सवाल बनी हुई है,
तो इसका चुनाव उस समय रोक लिया गया था। और अब जब चुनाव करवाया जा रहा है तो किस तरीके से करवाया जा रहा है, कि करवाएगी वोटिंग किस तरीके से करवाई गई, इसका नज़ारा तो सभी ने देख लिया है। कि मतलब एक व्यक्ति, अब जो अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि वो खुद कबूल कर रहा है कि उसने 6 वोट डाले और बीजेपी को दिए हैं। तो यदि एक आदमी 6 वोट डाल रहा और उसका वोट है भी कि नहीं है, ये भी क्लियर नहीं है। और आपने बिना ही जांच किए कह दिया कि कहीं और का वीडियो है, ये वीडियो मिल्कीपुर का नहीं है। भाई पहले आप उसकी जांच कीजिएगा पूरी। ऐसा तो है नहीं कि आप दोपहर में वीडियो आता है, ट्वीट होता है, शिकायत होती है और कुछ देर में आप उसको फर्जी करार दे देते हैं। अगर यदि वो वीडियो फर्जी है तो आप ये बताइए वो वीडियो किस जगह का है, वो कब का वीडियो है। तो आप वो कोई चीज नहीं बता रहे हैं। आप जो भी विपक्ष शिकायत कर रहा है, समाजवादी पार्टी शिकायत कर रही है, आप उसको पूरी तरीके से खारिज करते चले जा रहे हैं। तो उसी को लेकर अखिलेश यादव का जो बयान आया है कि भाई चुनाव आयोग को तो सफेद कपड़ा भेंट कर देना चाहिए। तो भाई आपका काम ये नहीं है कि जो सत्ता पक्ष जो शिकायत कर रहा है आपको सिर्फ उसी का संज्ञान लेना है। जब सबसे बड़ी बात तो ये है कि सत्ता पक्ष को तो प्रशासन का पूरा सपोर्ट रहता ही है, उसको तो शिकायत करने की जरूरत ही नहीं है। उसको तो सिर्फ प्रशासन को एक ऑर्डर देना है कि भाई उस बूथ पर जो विरोधी दल के कार्यकर्ता हैं वो उनका दबदबा ज्यादा है, प्रशासन खुद ही पहुंच के वहां उनका दबदबा खत्म कर देगा। दिक्कत आती है विपक्ष को, और विपक्ष की सुनवाई कहां होगी भाई। चुनाव में तो चुनाव पूरी मशीनरी चुनाव आयोग के अधीन होती है, तो चुनाव आयोग ने सुन ही नहीं रहा था। सपा का कहना यह है कि करीब 50 से 60 बूथ ऐसे थे जिन पर उनके एजेंट को बैठने ही नहीं दिया। जो कभी कह दिया कि आपका सिग्नेचर मैच नहीं हो रहा है, कभी कह दिया कि आपका आधार कार्ड से फोटो मैच नहीं हो रहा है। कभी आधार कार्ड तो आदमी डेली तो बनवाने जाता नहीं है ना, उसका तो कुछ दिन पहले ही बनता है। चाहे वोटर आईडी कार्ड, मतलब कोई ना कोई बहाना बनाकर उस पोलिंग एजेंट को बैठने नहीं दिया गया। तो और बीजेपी के साथ में ऐसा नहीं था। बीजेपी का यदि पोलिंग एजेंट कोई दूसरा भी बैठना चाह रहा हो तो वो भी बैठ सकता है। तो उसी को लेकर पूरे दिन भर जिस तरीके से मिल्कीपुर में हुआ, अब उसके बाद ये कहा जा रहा है कि भाई वो सीट बीजेपी जीत जाएगी। भाई इस तरीके से तो आप कोई भी सीट जीत सकते हैं। अभी इससे पहले उपचुनाव हुआ था, तो उसके बाद भी हमने देखा था 9 सीटों पर जो उपचुनाव हुआ, तो उस उपचुनाव का जो शोर शराबा जब शुरू हुआ तो उसको दबाने के लिए संभल जैसा प्रकरण सामने आ गया। तो भाई यदि चुनाव जीतना है तो चुनाव जीत जाइए, लेकिन दूसरा संभल नहीं होना चाहिए। ये तो है ही है। और ये हम देख रहे हैं अविनाश लगातार चुनावी प्रक्रिया पर और उसी तरह के आरोप कि मतदाता सूचियों में गड़बड़ी हो रही है और मतदान के समय गड़बड़ी हो रही है। ऐसे लोगों को मतदान करने से रोका जा रहा है जिनको ऐसा लगता है कि वो बीजेपी को नहीं बल्कि दूसरी पार्टियों को वोट देंगे। मतदाता सूचियों में भी ऐसे लोगों के नाम जोड़े जा रहे हैं जहां बीजेपी को वोट मिल रहे हैं। और ये अभी राहुल गांधी ने पिछले दिनों लोकसभा में इस बात को कहा कि हिमाचल प्रदेश में जितने टोटल वोटर हैं उतने वोटर बढ़ा दिए गए महाराष्ट्र में। ये सारी चीजें जो हैं वो चुनावी प्रक्रिया पर, चुनाव आयोग पर और मुख्य चुनाव आयुक्त पर सवाल उठा रही हैं, लेकिन उसका संज्ञान नहीं लिया गया। मिल्कीपुर में कल पता दर्जनों शिकायतें आई, लेकिन उनका कोई संज्ञान नहीं लिया। एसएसपी ने सीधे तौर पर यह कहा, जब यह कहा जा रहा था कि मतदाता ये आइडेंटिटी कार्ड चेक किए जा रहे हैं, उस पर उन्होंने कहा कि ये जो पोलिंग एजेंट हैं उनके आइडेंटिटी कार्ड चेक किए जा रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जिन पर चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे हैं। और ये जो अखिलेश यादव का बयान है बहुत ही गंभीर बयान है। निश्चित तौर पर इस मुद्दे पर भी संसद में चर्चा होगी। संसद में कई मुद्दों पर चर्चा की मांग लगातार हो रही है। महाकुंभ हादसे पर चर्चा की मांग हो रही है, लेकिन हादसे पर कोई चर्चा नहीं, कोई स्पष्टीकरण नहीं। वहां पर जो जान जाने वालों की संख्या है उस पर सरकार कोई जवाब नहीं दे रही है। इन सारे मुद्दों पर संसद में गर्मा गर्म बहस जारी है और वहां तमाम मुद्दों पर चर्चा की मांग हो रही है। और अब जिस तरह से भारतीय लोगों को डिपोर्ट किया गया है अमेरिका से यहां, उस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर बयान देने पर राजी हुए हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर सरकार घिरी है, लेकिन जो गंभीर बात यह है कि सरकार किसी मुद्दे पर कोई बयान नहीं देना चाहती, चर्चा नहीं कराना चाहती, क्योंकि चर्चा करने पर वो बहुत सारे तथ्य जो छिपाना चाह रही है वो सब निकलकर बाहर आएंगे और वो सब लोगों तक पहुंचेंगे। निश्चित तौर पर इसका यही मकसद हो सकता है। और लेकिन इस बीच बहुत सारी खबरें अविनाश जी इस तरह की आ रही हैं कि तमाम जो राज्य है वहां राजनीतिक गतिविधियां जो बदलती दिखाई पड़ रही हैं। महाराष्ट्र में आपको याद होगा कि अभी संजय राउत ने एक बड़ा सवाल उठाया है कि मुख्यमंत्री अपने सरकारी निवास में नहीं जा रहे हैं। हालांकि उसके पीछे उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प वजह बताई है। अब उसकी पड़ताल संजय राउत ने ही की होगी, हम लोगों ने तो अपने से नहीं पड़ताल की है, लेकिन बड़ी दिलचस्प वजह बताई है।
उसको जानते हैं अविनाश से उन्होंने क्या कहा है, लेकिन बिहार में भी जबरदस्त हलचल इस समय चल रही है, उसकी चर्चा भी हम करेंगे। महाराष्ट्र में संजय राउत क्या कह रहे हैं कि क्यों नहीं जा रहे हैं आखिर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अपने सरकारी आवास में? हाँ, 5 तारीख को 2 महीने हो गए उनको। 5 दिसंबर को शपथ ली थी सीएम पद की, और अब आज 6 तारीख हो गई है, पूरे 2 महीने से ज्यादा का समय हो गया है। तो महाराष्ट्र में जो वर्षा बंगला है वो एक तरीके से सीएम आवास कहा जाता है कि जो भी सीएम होता है वो उसी बंगले में जाकर रहता है। यहाँ तक कि उद्धव ठाकरे जब सीएम बने तो उन्होंने भी मातोश्री छोड़ दिया था और वो वर्षा में शिफ्ट हो गए थे। लेकिन देवेंद्र फडणवीस जब पिछली बार जब वो 5 साल सीएम रहे थे तो उस समय तो वो वर्षा बंगले में वो रहे हैं, लेकिन अब 2 महीने से उस बंगले में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ही बने हुए हैं, जबकि वो डिप्टी सीएम है। अभी 2 महीने पहले जरूर वो सीएम थे। अब ये जो संजय राउत ने जो चीज बोली है, उन्होंने बोली है कि उन्होंने वहां तंत्र क्रिया करवाई है, भैंस का सींग उन्होंने गड़वाया है, और उससे मतलब उनका कहना ये है कि एकनाथ शिंदे ने जो तंत्र क्रिया करवाई उसमें ये है कि उनके अलावा कोई दूसरा सीएम यदि इस बंगले में आएगा तो वो टिक नहीं पाएगा। तो इस बात की खबर देवेंद्र फडणवीस को हो गई है, क्योंकि भाई आप सीएम वहां रहे हैं तो आपके भी उस बंगले में कुछ लोग संपर्क सूत्र तो है ही हैं। एकनाथ शिंदे से पहले वहां उद्धव ठाकरे थे, तो जाहिर सी बात है उद्धव ठाकरे के भी संपर्क सूत्र हैं, तो उसके वो भी खुद भी रहे हैं। हाँ, जाहिर सी बात है। तो ये जो संजय राउत जो दावा कर रहे हैं, जो सीधी बात, जो वहां उस बंगले में जो लोग रहते हैं उनके जरिए ही उनके पास में इस तरीके की कोई खबर आई होगी, और जाहिर वही खबर देवेंद्र फडणवीस के पास में ही पहुंची होगी कि भाई उस बंगले में 5 साल तो वो काट ही चुके हैं। तो इसीलिए ये कहा जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस उस बंगले में जाने से डर रहे हैं, इस समय बच नहीं रहे हैं। ये तो कहा जा रहा है कि डर रहे हैं। फडणवीस दुनिया भर के बहाने दे रहे हैं कि भाई ये अभी बच्चों का कुछ एग्जाम वगैरह का जो भी कुछ हो, लेकिन बात तो वही है कि भाई आप रहना तो पास में ही है, कोई आप इस समय जिस बंगले में रह रहे हैं उस बंगले से सीएम आवास की दूरी कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है कि आप अब कहा जा रहा है कि रेनोवेशन का काम चल रहा है। भाई रेनोवेशन का काम चल रहा है तो पुराना डिप्टी सीएम क्यों नहीं छोड़ा उस बंगले को? भाई तो ये हो कि शायद एकनाथ शिंदे को ये उम्मीद हो कि अब डिप्टी सीएम भले हैं लेकिन शायद फिर उनका सीएम बनने का मौका आ जाए, वो छोड़ नहीं रहे हैं, इसलिए देवेंद्र फडणवीस नहीं वहां पर शिफ्ट कर पा रहे हैं। लेकिन जो भी हो, या फिर संजय राउत जो कह रहे हैं वो भी सही हो सकता है, पर सच्चाई जो तथ्य ये है कि अभी तक उस बंगले में जो मुख्यमंत्री के लिए अलॉट बंगला है उसमें मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बनने के बावजूद एकनाथ शिंदे ही रह रहे हैं और देवेंद्र फडणवीस दूसरी जगह रह रहे हैं। बिहार में भी राजनीति कई हिचकोले खा रही है, लगातार वहां पर नीतीश कुमार के एनडीए से खटपट की खबरें आ रही हैं, अभी भी खबरें वो बनी हुई हैं, लगातार तैर रही हैं। लेकिन इस बीच एक नया डेवलपमेंट भी होता दिखाई पड़ रहा है। राहुल गांधी कल पटना की यात्रा पर थे, कई कार्यक्रमों में गए, वहां अपने पार्टी के नेता के यहां एक शोक मनाने भी गए, डॉक्टर शकील अहमद खान के घर पर उनके बेटे के निधन के बाद। लेकिन इसमें जो राजनीतिक समीकरण बनते दिखाई पड़ रहे हैं वो बहुत दिलचस्प हैं। अविनाश उसके बारे में और जानकारी दे रहे हैं, क्या पूरी खबर है अविनाश? हाँ, राहुल गांधी कल दिल्ली से कल दिल्ली में वोटिंग थी, तो उन्होंने सबसे पहले तो सुबह से 7:30 बजे जाकर अपना वोट डाला और उसके बाद वो सीधा पटना चले गए। तो पटना एक तो कार्यक्रम था ही, उसके अलावा जो कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं डॉक्टर शकील अहमद, उनके बेटे का निधन हो गया था, तो वहाँ शोक जताने के लिए वो गए थे। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात ये हुई है कि जब राहुल गांधी दिल्ली से पटना के लिए गए तो जिस फ्लाइट में राहुल गांधी थे उसी फ्लाइट में उपेंद्र कुशवाहा भी थे, और उपेंद्र कुशवाहा काफी समय से खामोश चल रहे हैं लोकसभा चुनाव के बाद से ही, क्योंकि पहली बात तो ये थी उपेंद्र कुशवाहा क्लेम कर रहे थे कि उनको मंत्री बनाया जाए, लेकिन लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ एनडीए के अंदर ही साजिश हुई उनको हराने के लिए, बीजेपी ने सीट तो काराकट की सीट उपेंद्र कुशवाहा को दे दी थी, लेकिन उनके खिलाफ अपना ही एक कैंडिडेट निर्दलीय मैदान में उतार दिया। पवन सिंह वहां से निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं और वो क्योंकि पूरी बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा की जगह पवन सिंह का प्रचार कर रही थी। बीजेपी के जो वहां के लोकल लीडर थे, आप उनके फेसबुक और ट्विटर हैंडल देख लीजिएगा, उस पर उपेंद्र कुशवाहा नहीं, उस पर पवन सिंह का सीधा सीधा प्रचार चल रहा था। और हुआ यह कि उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए, तीसरे नंबर पर चले गए। उसके बाद से ही उपेंद्र कुशवाहा एकदम से खामोश हो गए थे। बीजेपी ने उनको मनाने के लिए उनको राज्यसभा भेजा, लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल भी 3 साल वाली सीट उनको दी है, 5 साल वाली सीट नहीं दी, जबकि 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहा था। और उपेंद्र कुशवाहा का जो मंत्री बनने का सपना था वो बीजेपी में पूरी तरीके से टूट गया है। अब
विधानसभा चुनाव भी करीब आ रहा है और ये कहा जा रहा है उपेंद्र कुशवाहा को 4-5 सीट देकर बीजेपी एक तरीके से किनारे करने की सोच रही है। तो आप ये देखिएगा लोकसभा चुनाव के बाद से ही उपेंद्र कुशवाहा बिल्कुल पूरी तरीके से खामोश बने हुए हैं। ना तो वो विपक्ष के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं, ना सरकार के समर्थन में कोई बयान दे रहे हैं। और अब जब राहुल गांधी पटना गए तो जिस विमान में राहुल गांधी थे उसी विमान में उपेंद्र कुशवाहा भी थे और दोनों के बीच ये कहा गया कि विमान के अंदर भी बातचीत हुई है। उसके बाद जब पटना एक साथ उतरे हैं तो पटना एयरपोर्ट पर भी बातचीत हुई है। उसके बाद ये दोनों नेता जो कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद, उनके घर पर भी दोनों लोग साथ साथ पहुंचे हैं और 1 घंटे तक मीटिंग हुई है। अब मीटिंग में क्या हुआ है ये तो अभी तक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी की खबरें चल रही हैं और आपने देखा होगा राहुल गांधी जब पिछली बार 18 तारीख को गए थे तो उसके बाद जो पशुपति पारस थे उनकी भी नाराजगी की खबरें चल रही थी और लेकिन वो एनडीए के खिलाफ बयान नहीं दे रहे थे। लेकिन राहुल गांधी के पटना दौरे से जैसे ही वो लौटे उसके बाद पशुपति पारस के बयान एनडीए के खिलाफ खुलकर आने लगे। उसके बाद वो लालू यादव के घर पर भी पहुंच गए मिलने के लिए। तो अब ये कहा जा रहा है कि जबकि पशुपति पारस से तो राहुल गांधी की मुलाकात तक भी नहीं हुई थी, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के साथ में राहुल गांधी की 1 घंटे तक मीटिंग चलना और एक साथ जो कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं बिहार में वो शकील अहमद खान, उनके घर पहुंचना उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा का एकदम खामोशी अख्तियार कर लेना। अविनाश, ये सारी चीजें दिखा रही हैं कि वहां पर इंडिया गठबंधन एक तरह से 2 पैरेलल ट्रैक पर चल रहा है। एक ट्रैक पर कांग्रेस पार्टी एनडीए के गठबंधन के घटक दलों के नेताओं के साथ संपर्क बनाए हुए है और दूसरा ट्रैक ये है कि जो आरजेडी के नेता वो एनडीए के घटक दलों के साथ संपर्क बनाए हुए हैं। चाहे तेजस्वी की लालू यादव की बातचीत हो रही हो नीतीश कुमार से, तेजस्वी यादव की बात हो रही हो चिराग पासवान से, और इधर जो ये उपेंद्र कुशवाहा हैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं से संपर्क में है। तो ये सारा जो खिचड़ी जो पक रही है ये क्या इसके राजनीतिक समीकरण बनते दिखाई पड़ रहे हैं? हाँ, नहीं, एनडीए का हर दल, यहां तक कि जेडीयू भी, उसमें आप जेडीयू को भी जोड़ लीजिएगा। अभी कुछ दिनों पहले जेडीयू के जो विधायक हैं नीतीश कुमार के करीबी हैं गोपाल मंडल, वो इस दिल्ली आए थे और दिल्ली में उन्होंने पप्पू यादव से मुलाकात की। पप्पू यादव उससे पहले जब पूर्णिया जब नीतीश कुमार पहुंचे थे तो पूरे दिन पप्पू यादव नीतीश कुमार के साथ में रहे थे, उनके साथ लगातार बातचीत हुई उनकी। और बाद में जब गोपाल मंडल दिल्ली आते हैं तो पप्पू यादव से जाकर सीधा मिलते हैं और कहते हैं कि भाई वो बिहार के सांसद हैं तो इस चक्कर में इसलिए उनसे मिलने के लिए आ गए। भाई बिहार में तो और 30 सांसद और भी थे जो एनडीए के हैं, आपको खाली एक पप्पू यादव ही मिले जो एनडीए के सांसद नहीं है, जो महागठबंधन में इंडिया गठबंधन के साथ में है। तो और पप्पू यादव के लिए कहा गया कि उसके बाद पप्पू यादव की राहुल गांधी से भी बातचीत हुई है। तो क्या जो पप्पू यादव नीतीश कुमार से मिले थे उसके बाद कोई मैसेज लेने के लिए आए थे गोपाल मंडल पप्पू यादव के पास में कि भाई जो आपकी बातचीत हुई है उस पर कहां तक बात आगे बढ़ी है? उसके बाद राहुल गांधी भी जाते हैं और राहुल गांधी की उपेंद्र कुशवाहा से बातचीत होती है। उपेंद्र कुशवाहा भी एक समय पर नीतीश कुमार के ही करीबी रहे हैं। तो एनडीए के अंदर जितने भी घटक दल हैं, बीजेपी को आप अलग कर दें तो वो सभी के सभी चाहे तो राहुल गांधी के संपर्क में, कांग्रेस के संपर्क में है या फिर वो तेजस्वी यादव और लालू यादव के संपर्क में है। बस खाली एक दबाव जो बना हुआ है ईडी का इसलिए क्योंकि जब चुनाव आएगा तब देखा जाएगा। अभी चुनाव में अभी भी 6 महीने का समय बचा हुआ है। तो बीजेपी दबाव में तो पूरी तरीके से दिखाई दे रही है। बीजेपी को भी ये चीज समझ में आ रही है कि उनके जो घटक दल हैं, सहयोगी हैं, वो कभी भी साथ छोड़ सकते हैं। और एक चीज और भी अगर देखा जाए, इसको अगर इस दूसरे तरीके से भी देखा जाए तो जो एनडीए के मुख्य घटक दल यानी भारतीय जनता पार्टी है, तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के दौरे पूरी तरह से बंद दिखाई पड़ रहे हैं पटना की ओर। नीतीश कुमार यहां आ रहे हैं तो मुलाकात ही नहीं कर रहे हैं। उनको यह डर है कि अगर पटना जाने पर भी नीतीश कुमार नहीं मिले, और निश्चित तौर पर नहीं ही मिलेंगे जैसा जो नीतीश कुमार का रवैया दिखाई पड़ रहा है, तो यह भी एक इस जो ये राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं उसमें यह भी एक बहुत बड़ा कारण दिखाई पड़ रहा है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि दिसंबर का महीने जब अमित शाह का बयान आया था नीतीश कुमार को लेकर, उससे पहले जरूर जब चाहे जेपी नड्डा हो, चाहे अमित शाह हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, इनके लगातार बिहार दौरे के सामने आ रहे थे। लेकिन उसके बाद से अचानक ये सारे दौरे बंद हो गए। कार्यक्रम तो आते हैं कि भाई जेपी नड्डा जा रहे हैं बिहार या अमित शाह का बिहार का दौरा बन रहा है, लेकिन अंतिम समय पर वो रद्द हो जाता है। और नीतीश कुमार जब दिल्ली आते हैं तो नीतीश कुमार के साथ में भी यही हो रहा है कि वो दिल्ली आ रहे हैं लेकिन बीजेपी के नेताओं से नहीं मिल रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं से तो उनकी मुलाकात हो जाती है, लेकिन बीजेपी के नेताओं से वो लगातार दूरी बना रहे हैं।
तो और उसके बाद जिस तरीके के घटनाक्रम बिहार के अंदर सामने आ रहे हैं, एक समय वो था कि जब नीतीश कुमार को बैठक बुलाते थे उसमें बीजेपी के नेता नहीं दिखाई देते थे, लेकिन जब से नीतीश कुमार ने बीजेपी से दूरी बनाना शुरू की है, बीजेपी नेताओं के पास भले ही निमंत्रण ना पहुंचे, अगर नीतीश ने कोई कार्यक्रम बुलाया है तो उसमें बीजेपी के बड़े नेता जरूर पहुंच रहे हैं। अब आप देखिए, जब नीतीश कुमार ने जब अपनी यात्रा प्रगति यात्रा शुरू की तो 4 दिन तक बीजेपी का कोई भी विधायक उनके साथ में नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके बाद से अचानक ही जब दिल्ली में एनडीए की बैठक होती है और उसमें नीतीश कुमार नहीं जाते हैं, उसके बाद नीतीश कुमार की यात्रा में आपको डिप्टी सीएम दिखाई दे रहे हैं। विधायक तो दूर की बात है, सारे विधायक जिस जगह पहुंचते हैं वहां के बीजेपी के विधायक उपस्थित हो जाते हैं। जेडीयू का विधायक भले किसी कारण से ना आ पाए, वो नीतीश कुमार तक मैसेज पहुंचा देगा कि भाई ये जरूरी काम है, हमको दिल्ली जाना है, हमको कहीं और बाहर जाना है, लेकिन बीजेपी का विधायक कोई कारण नहीं बताता, वो सीधा उस कार्यक्रम में पहुंचता है। जबकि पहले देखा हम लोगों ने कि यात्रा में स्थानीय सांसद तक नहीं पहुंच रहे थे जो बीजेपी के। हाँ बिल्कुल, बीजेपी का कोई नेता नहीं पहुंच रहा था, ना विधायक पहुंच रहा था, ना मंत्री पहुंच रहा था, ना स्थानीय सांसद पहुंच रहा था, लेकिन उसके बाद 25 तारीख के बाद से बिल्कुल स्थिति बदल गई है। अब बीजेपी के सारे बड़े नेता, डिप्टी सीएम तो लगातार आपको दिखाई दे रहे हैं, नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा का मामला हो या कोई दूसरा मामला हो, नीतीश कुमार जहां पर भी जा रहे हैं आपको अगल बगल में बीजेपी के नेता दिखाई देते हैं, जेडीयू के नेता नहीं दिखाई देते हैं। तो जाहिर सी बात है, बीजेपी को डर तो लग रहा है कि भाई नीतीश कुमार कोई खेल कर सकते हैं, और बाकी यही डर भी है अविनाश की। बजट में जिस तरह से बिहार के लिए बिहार किया गया, उसकी आलोचना भी हुई कि ऐसा लग रहा था कि मनीष तिवारी ने, कांग्रेस के नेता, उनका ऐसा लग रहा था कि बिहार सरकार का बजट पेश किया जा रहा हो, लेकिन सुनने में यह भी आ रहा है कि ये बिहार के लिए जो बजट में किया गया एलोकेशन, ऐसा लग रहा है कि बिहार को बहुत कुछ दे दिया गया, लेकिन नीतीश कुमार इससे बहुत खुश नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। उस दिन उन्होंने एक सांकेतिक रूप से प्रतिक्रिया जरूर दी बजट पर, और जाहिर सी बात है कि गठबंधन में है तो सकारात्मक ही देंगे, उसके बाद से उनका कोई बयान बजट को लेकर नहीं आया है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि तो पिछली बार भी बजट में बिहार तो कई बार किया गया, लेकिन जो योजनाएं बिहार के लिए लाई गई थी क्या वो पूरी हुई? भाई आप योजनाओं की घोषणा तो कर देते हैं, लेकिन उनके लिए बजट नहीं देते हैं, या बजट भी चला गया तो लैप्स हो जाता है, काम कोई काम ही शुरू नहीं हुआ। और इस बार तो बिहार में चुनाव है, और वैसे भी ये कहा जाता है कि जिस स्टेट में चुनाव होता है बजट में उस स्टेट का नाम ही सबसे ज्यादा सुनाई देता है, तो इसलिए इस बार बिहार का नाम सुना जाना था। पिछली बार बिहार का नाम था, महाराष्ट्र का भी नाम आ रहा था और आंध्र प्रदेश का भी आ रहा था, क्योंकि भाई लोकसभा में इनको बहुमत नहीं मिला था और लोकसभा के तुरंत बाद ही बजट सत्र आ गया था। लेकिन इस बार अब क्योंकि इस पूरे साल में सिर्फ एक ही स्टेट में चुनाव होना है बिहार में, और किसी राज्य में चुनाव नहीं है, तो इसलिए ये तो पहले से ही तय था कि बिहार का नाम इस बार बजट में आएगा, तो वो बजट में नाम भी आया। लेकिन जो जिन योजनाओं की घोषणा हुई है उनसे बिहार का कितना भला होगा, कितना विकास हो सकता है? आपने कुछ एक मखाना बोर्ड बना दिया, एक IIT में आपने सीटें बढ़ा दी, इसके अलावा कोई बहुत बड़ी चीजें उपलब्धियां बिहार के हाथ में नहीं आई हैं कि आप जिससे बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से सुधार हो जाए। इसलिए वहां आपने नाम तो बहुत बार लिया, बिहार का 9 बार नाम लिया बजट में, लेकिन जो आपने योजनाएं दी हैं उनसे बिहार का कितना विकास हो सकता है आप उस चीज को भी देखिए। और तीसरी बात यह है कि क्या जो आपने घोषणाएं की हैं बजट में कि वो सारी चीजें बिहार को मिल पाएंगी, क्योंकि इससे पहले प्रधानमंत्री 2015 में गए थे तो 1.5 लाख करोड़ दिए आए थे, और आज तक ये नहीं बता पाए हैं कि वो 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च कहां पर हुआ है, खर्च कहां पर हुआ है, कौन सी चीज वहां पर, कौन सी इंडस्ट्री लग गई है, कौन सा जो वहां पर इंडस्ट्रियल पार्क बन गया है, बहुत सारी चीजें हैं। और वहां मेडिकल कॉलेज जिस तरह के बने हुए हैं, उनकी स्थितियां, उनकी तस्वीरें लोगों के सामने रही। तो इन तमाम मुद्दों पर बिहार में एनडीए गठबंधन के घटक दलों के बीच, खास तौर पर जो जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के बीच रिश्ते हैं, बजट में इतना ज्यादा देने के बावजूद बिहार के लिए ये रिश्ते वहां पर ठीक होते, सुधरते नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। और इस बीच जिस तरह से अमेरिका में जो भारतीयों को डिपोर्ट किया गया है, यहां भेजा गया है, उस पर सरकार के खिलाफ विपक्ष की आक्रामकता जो है वो बरकरार है, लगातार हमले हो रहे हैं। संसद के भीतर विपक्षी सांसदों ने हथकड़ियां लेकर प्रदर्शन किया है, वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी ने इस मुद्दे पर क्या कहा है, और प्रियंका गांधी ने सरकार की खामोशी को लेकर क्या कहा है। सुनते हैं प्रियंका गांधी को। मैं ये कहूंगी कि बहुत बातें की गई कि मोदी जी, ट्रंप जी बहुत अच्छे मित्र हैं, और मोदी जी ने ऐसे क्यों होने दिया? क्या हम अपना जहाज नहीं भेज सकते थे उनको लेने के लिए? इस तरह से क्या इंसानों के साथ बर्ताव किया जाता है कि उनको हथकड़ियां पहना के, बेड़ियां पहना के भेजा यहाँ पे? क्या विदेश मंत्री को जवाब देना चाहिए? विदेश मंत्री उनको जवाब देना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। ये कोई तरीका है क्या?
तो प्रियंका गांधी भी वही बात कह रही थी कि यहां पर दिखाया जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी की डोनाल्ड ट्रंप से दोस्ती है, निजी रिश्ते हैं, लेकिन निजी रिश्ते भी इन कूटनीतिक रिश्तों पर क्यों नहीं वो दिखाई पड़ रहे हैं, रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। जिस तरह से अमानवीय तरीके से भारतीयों को भेजा गया है, वो ऐसा कैसे हो गया है, उस पर सरकार ने कोई आपत्ति क्यों नहीं जताई। वहां से भेज दिया गया, 40 घंटे की इस यात्रा में तमाम जो विपरीत परिस्थितियों को सहन करते हुए ये भारतीय आए हैं, 100 से ज्यादा भारतीय, 104 लोग आए हैं। आखिर उनको कैसे आने दिया गया, अमेरिका से इस मामले में प्रतिरोध क्यों नहीं दर्ज कराया गया, तो इस पर सरकार घिरी है। हालांकि विदेश मंत्री लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह आज अपना बयान देंगे इस मुद्दे पर, लेकिन बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब सरकार के पास नहीं है, क्योंकि अगर सरकार के पास जवाब होता तो ये इस तरह से ये तरीका जो था भेजने का, कम से कम वो तरीका अमेरिका ने ना अपनाया होता। अखिलेश यादव ने भी इस पर कुछ कहा है, सुनते हैं उन्होंने क्या कहा है। जो भारतीयों को भेजा गया है बहुत अमानवीय तरीके से, अमेरिका से अमृतसर भारत भेजा गया है, उस पर क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव, सुन लेते हैं। प्रवासी भारतीयों को भेजा गया है, उस पर आपकी क्या? देखिए, जो सपना दिखा रहे थे भारत देश को विश्व गुरु बनाने के, वो आज मौन क्यों हैं? और सरकार से कुछ सवाल हैं। सवाल सिर्फ ये नहीं कि अमेरिका से हालात के मारे भारतीयों को दासों की तरह बेड़ियों में जकड़कर अमानवीय परिस्थितियों में भारत भेजा गया। सोचिए आप, क्या सपना दिखाया जा रहा है कि भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, और जो विश्व गुरु बना रहे थे वो आज सब मौन हैं। हमारा विदेश मंत्रालय क्या कर रहा था और क्या कर रहा है आज? सवाल ये कि महिलाओं और बच्चों को जो अपमानजनक परिस्थितियों में बचाने के लिए सरकार के पास क्या कामकाज है। तो एक तरफ तो वो जो हम अपनी अर्थव्यवस्था को कह रहे हैं कि हम दुनिया में यहां पहुंचे जा रहे हैं, वही ये अमानवीय व्यवहार हमारे भारत के नागरिकों के साथ हो रहा है। वो कौन सी परिस्थितियां थीं जब भारत से छोड़ करके जाना पड़ा इन लोगों को? हमारी समाजवादी पार्टी और विपक्ष की मांग है कि सरकार इस पर जवाब दे और चर्चा में शामिल होने का सबको मौका दिया जाए। चुनाव आयोग से काफी नाराज हैं आप, इस बात को लेकर आपने कहा। मैं चुनाव से नाराज नहीं हूं। चुनाव आयोग को जो काम करना चाहिए, चुनाव आयोग वो काम नहीं कर रहा है। मेरे हाथ में वो सूची नहीं है अधिकारियों की। मैंने कई मौकों पर आपके साथियों के माध्यम से ये हमेशा कहने की कोशिश की कि मिल्कीपुर का चुनाव अलग परिस्थितियों में और विशेष चुनाव होने जा रहा है। हमारा लोकतांत्रिक देश है, हम सभी प्रेस के लोगों को बुलाना चाहते थे उस चुनाव को देखने के लिए। न केवल अपने भारत के प्रेस के लोगों को बुला रहा था मैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय प्रेस को भी मैं बुलाना चाहता था कि कम से कम हमारे लोकतंत्र में किस तरीके से मतदान होता है वो देखें और समझें आकर के। मुझे तो ऐसा लगता है, मैं सीधा पार्लियामेंट आ गया हूं, अगर मेरे पे कहीं सफ़ेद कपड़ा मिल गया होता तो क्योंकि इलेक्शन कमीशन मर गया, मैं सफ़ेद कपड़ा उन पे पहना देता। आप सोचिए, अधिकारी जाति देख करके पोस्ट हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे कि कुछ लोग जाति जाति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जाति के आधार पर पोस्ट किया है। वहां के एसएसपी को लगातार निर्देश मिल रहे थे, लगातार निर्देश दिए जा रहे थे लखनऊ से, और जहां भी उनके जो गुप्त कार्यालय बना हुआ वहां से। अब आप सोचिए, चुनाव कराने वाले जिम्मेदार लोग कौन हैं? एसएसपी अयोध्या, राजकरण नैयर। सोचिए, एक एसओ, एक पुलिस का अधिकारी किस तरीके से एक नेता कार्यकर्ता को गाली दे रहा था। उसने कार्यकर्ता को न केवल गाली गलौज दी, मारने की धमकी दी। और दूसरा, अभी मेरे पास ऑडियो मिल रहा है मुझे, जब ये ऑडियो वायरल हो गया उसका, पुलिस अधिकारी का, तो वो गांव में जाकर के उस तो
तो अखिलेश यादव चुनाव प्रक्रिया पर तो सवाल उठा रहे हैं, चुनाव आयोग के लिए सीधे कह रहे हैं कि चुनाव आयोग मर गया और उसको हम कफन भेंट करने जा रहे हैं, सफेद चादर। बहुत गंभीर टिप्पणी की है, तल्ख टिप्पणी की है, लेकिन चुनावी प्रक्रिया पर, चुनाव आयोग पर जिस तरह के सवाल उठ रहे हैं, ये तल्ख टिप्पणियां लगातार हो रही हैं उसके खिलाफ, लेकिन चुनाव आयोग अपनी भूमिका को बदलने की कोशिश नहीं कर रहा है। दूसरी ओर जो बहुत गंभीर मुद्दा उठाया अखिलेश यादव ने, उस पर कह रहे हैं कि जिस तरह से अमेरिका से भारतीयों को लाया गया है, हमारा विदेश मंत्रालय पहले भी क्या कर रहा था और अब इस समय क्या कर रहा है। तो अविनाश, वही जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि विदेश मंत्रालय ने क्या वास्तव में जो सहमति हुई थी, इसी तरीके से, इन्हीं परिस्थितियों में भेजने की सहमति हुई थी, यही सवाल पूछ रहा है विपक्ष। हाँ बिल्कुल, विपक्ष का तो सीधा सीधा यही सवाल है भाई, यदि अवैध रूप से गए हैं तो उस पर तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है कि भाई वापस भेज देना चाहिए, क्योंकि भारत में भी यदि कोई अवैध रूप से आता है तो आप उसको वापस भेज देते हैं, लेकिन इस तरीके से तो भारत में नहीं भेजा जाता, या हिरासत में भी रखा जाता है तो इस तरीके से नहीं रखा जाता। आपने 40 घंटे तक एक तरीके से उनको कैद खाने में डाल दिया था, जो अंग्रेजों के समय पर जिस तरीके से जेल होती थी कि भाई एक 6x6 की कोठरी होती थी, उसमें डाल दिया जाता था, ये उससे भी ज्यादा बीभत्स स्थिति थी। आपको 6x6 की भी जगह नहीं थी। आप अखिलेश कह रहे हैं कि दासों की तरह से, गुलामों की तरह से उनको भेजा गया है। हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से गुलामों के पैरों में बेड़ियां बांधी रहती थी, हाथों में बिल्कुल बांध दिया जाता था और उनसे एक काम कराया जाता था, बस खाली उस एक घेरे के दायरे के अंदर वो पूरा काम करते रहते थे, उसी तरीके से उनको लेके आया गया है। अविनाश, हम लोग ये प्रोटेस्ट देख लेते हैं, विपक्षी सांसदों ने किस तरह से संसद परिसर में ये प्रोटेस्ट किया है और हथकड़ियां लेकर अपने हाथों में ये प्रोटेस्ट किया है। ये उन्हीं भारतीयों के लिए किया है जिन परिस्थितियों में उनको भेजा है, अमेरिका से यहां भेजा गया है, अमृतसर भारत में 104 लोगों को भेजा गया है जो गैर कानूनी तरीके से वहां पहुंच गए थे, अमेरिका में रह रहे थे। मोदी सरकार जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, जवाब तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा। मोदी सरकार जवाब दो, जवाब देना होगा। भारत का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। भारत का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। देश का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। भारत का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। पंजाब का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। दिल्ली सरकार हाय 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 हाय, उस दिन सरकार शेर 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 शेर, तो ये हम देख रहे हैं संसद परिसर में इस तरह से विपक्ष के सांसदों ने, इंडिया गठबंधन के सांसदों ने, सभी पार्टियों के सांसद इसमें हैं इंडिया गठबंधन से जुड़े, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भारत का अपमान सही नहीं सहेंगे। जिस तरह से भारत में कैदियों, जो वहां पर कैदियों की तरह से वहां जो गैर कानूनी तरीके से पहुंचे थे, उनको जिस तरह से यहां पहुंचाया गया है, उस पर जबरदस्त आपत्ति जता रहे हैं विपक्ष के नेता। विपक्ष के नेता ही नहीं, पूरे देश के लोग उस पर आपत्ति जता रहे हैं कि भारतीय लोगों को इस तरह से एक अमानवीय तरीके से कैसे कोई सरकार भेज सकती है, और वो भेज रही है तो हमारी सरकार खामोश क्यों है, उसने उस पर क्यों आपत्ति नहीं दर्ज कराई, क्यों नहीं आपत्ति दर्ज कराई, प्रोटेस्ट दर्ज कराया। और अगर वो इन्हीं अमानवीय परिस्थितियों में भेज रहे थे तो भारत सरकार ने खुद उनको बुलाने का इंतजाम क्यों नहीं किया। बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। अब विदेश मंत्री एस जयशंकर लोकसभा और राज्यसभा में बयान देंगे, आज स्पष्टीकरण देंगे, लेकिन उनके पास स्पष्टीकरण में क्या है कहने के लिए, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन सवाल बहुत बड़ा है कि आखिरकार क्या जो समझौता हुआ था गैर कानूनी तरीके से, जो भारतीय वहां पहुंचे हैं, उनको इसी तरह से क्या भारत भेजा जाएगा। और अगर यह समझौता भारत सरकार ने नहीं किया है तो फिर अमेरिका ने कैसे भेज दिया, और भेजा तो उस पर आपत्ति क्यों नहीं दर्ज कराई गई। ये सारे सवाल उठेंगे जब एस जयशंकर विदेश मंत्री अपना बयान देंगे। उन सारे बयानों को, उस चर्चा को भी हम आप तक पहुंचाएंगे। इस कार्यक्रम को फिलहाल यहीं समाप्त करने की दीजिए इजाजत। मुझे और अविनाश को दीजिए अनुमति। नमस्कार।